नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद नोट्स में। हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, पिछले 2 लेक्चरों में हमने जो पढ़ाया था वो था राजस्थान के प्रजामंडल। और राजस्थान के प्रजामंडल के फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ जो जिनसे प्रेरित हुई थी उन संस्थाओं के बारे में पढ़ा था। और दूसरे में हमने प्रजामंडल और प्रजामंडल से जुड़ी हुई सन कि किस वर्ष इसकी स्थापना होती है वो पढ़ा था हमने। और फिर उसके संस्थापक कौन थे उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। उसके बाद हमने पर्टिकुलर एक जयपुर प्रजामंडल की पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जयपुर प्रजामंडल की क्या क्या इतिहास रहा था और क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। उनमें सबसे पहले मैंने 2-3-4 बातें बताई थी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। जैसे चरखा संघ की स्थापना 1927, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, जिनके द्वारा कौन सा जेंटलमैन एग्रीमेंट किया जाता है, ये सारी बातें हमने बातें की थी। इसके बाद बूंदी के नैनूराम शर्मा होते हैं, लेकिन कांतिलाल जो जैन होते हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। उसके साथ नित्यानंद मेहता और सिद्धार्थ मेहता नाम के व्यक्ति भी जुड़ते हैं। अब जो आज हम इस लेक्चर में जो बात करेंगे वो 3 प्रजामंडलों के बारे में बात करेंगे। 3 प्रजामंडल आज हमारे कौन कौन से रहेंगे, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो 3 प्रजामंडलों में सबसे पहला प्रजामंडल रहेगा वो रहेगा आपका जोधपुर। दूसरे में आपका प्रजामंडल रहेगा बीकानेर। और तीसरा प्रजामंडल जो रहेगा वो रहेगा आपका धौलपुर। कौन सा रहेगा? धौलपुर। तो जोधपुर प्रजामंडल की हमने पहले ही बात कर ली थी, 1934 में स्थापना होती है, इनकी 1936 में होती है और इनकी भी 1936 में होती है। आज जो वीडियो रहेगा इन्हीं तीनों पर। इसके कौन करते हैं तो जय नारायण व्यास करते हैं, बीकानेर के कौन करते हैं मंगाराम वैद्य करते हैं, और इनके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु करते हैं, कृष्णदत्त पालीवाल करते हैं, जोहरीलाल इंदू करते हैं। ये मुख्य रूप से हमने बात की है, एक ब्रीफ रिवीजन के तौर पर है। तो हम सबसे पहले अब जो बात करेंगे वो करेंगे मारवाड़ से रिलेटेड, और मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल से रिलेटेड जो भी बातें हैं जितनी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रजामंडल जिसको हमने कहा है मारवाड़। मारवाड़ या इसे ही कहा जाता है आपका जोधपुर प्रजामंडल। देखिए, इसको जोधपुर प्रजामंडल कहने के पीछे कारण है, 1933 में एक शासक हुआ करते थे उमेद सिंह। उमेद सिंह ने जो मारवाड़ क्षेत्र है उस मारवाड़ क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया था, जोधपुर कर दिया था। उस वजह से इसको मारवाड़ प्रजामंडल और जोधपुर प्रजामंडल दोनों ही कहते हैं। आइए हम इतिहास की कुछ घटनाएं की बात करते हैं। तो मैंने कहा था सबसे पहला कोई भी प्रजामंडल अगर बनेगा तो उसमें सीधी सी बात है जन जागृति आएगी। तो इस मारवाड़ प्रजामंडल में जन जागृति लाने का काम किसने किया था? तो यहाँ पर जो जन जागृति लाने का काम किया था, जन जागृति लाने का श्रेय, जन जागृति लाने का जो श्रेय जाता है वो इसी के संस्थापक को ही जाता है, आपके जय नारायण व्यास। जय नारायण जी व्यास ने यहाँ पर क्या किया था, जन जागृति के माध्यम से प्रजामंडल की स्थापनाओं के लिए अवगत करवाया था। अभी हम बात करेंगे जय नारायण व्यास जी ने क्या क्या काम किया था। देखिए, हम बात करेंगे इसमें 1934 में, क्योंकि इसकी प्रजामंडल गठन होता है, लेकिन उससे पहले चलते हैं। तो हम पहले की थोड़ा इतिहास की बात करते हैं, जो आपके बात रहेगी 1918 से लेकर 1937 तक। 1918 से 1937 तक इस मारवाड़ या जोधपुर रियासत के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था उमेद सिंह। क्या नाम था? उमेद सिंह। और उमेद सिंह ने एक मंत्री नियुक्त कर रखा था। उस मंत्री का नाम था, मंत्री बोल सकते हो आप या उसका प्रशासक बोल सकते हो। उस प्रशासक का नाम था सुखदेव सिंह। क्या नाम था? सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह एक्चुअल में कश्मीर के ब्राह्मण हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे सुखदेव सिंह। लेकिन ये सुखदेव सिंह बड़े अनुदारवादी प्रकृति के थे, मतलब अत्याचारी थे, क्रूर भावना के थे। ये किसी की बात का कहना नहीं मानते थे, मतलब किसानों पर अत्याचार करते थे, जनता पर अत्याचार करते थे। लेकिन ये इसका विरोध, इसका सर्वप्रथम, अब देखो सुखदेव यहाँ पर क्या कर रहा है, अपनी तानाशाही जान रहा है कि भाई मैं मंत्री हूं तो मैं अपने अनुसार काम करूंगा। लेकिन इस तानाशाही को हटाने के लिए सर्वप्रथम इसका जो विरोध होता है, सर्वप्रथम विरोध जो किया जाता है वो एक सभा के द्वारा किया जाता है जिसका नाम है मारवाड़ हितकारिणी सभा। इस सुखदेव
सिंह का अनुदारवादी होना, और अनुदारवादी होने के लिए इसका सर्वप्रथम विरोध किया जाता है वो मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा किया जाता है। ये मारवाड़ी हितकारिणी सभा है क्या? तो देखिए, इस मारवाड़ी हितकारिणी सभा की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1921 में होती है, और इसके जो संस्थापक या गठनकर्ता होते हैं उनका नाम होता है आपका चांदमल सुराणा। और उन्होंने इसी सभा के माध्यम से सर्वप्रथम सुखदेव सिंह के द्वारा जो किए जा रहे हैं अत्याचार, उसका क्या किया गया था? विरोध। दूसरा एक और घटना यहाँ की मैं बात करता हूँ, तो दूसरी जो घटना है, पहली घटना हो गई कि यहाँ का सुखदेव सिंह के द्वारा क्या किया जा रहा है? लगातार अत्याचार। दूसरी यहाँ की घटना की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक आंदोलन चलाया गया था जिसे कहा जाता है तोल किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तोल किसान आंदोलन। इस तोल किसान आंदोलन में हुआ क्या कि पहले मान लो एक शेर है, उस एक शेर बराबर 16 तोले की सामग्री दी जाती है। लेकिन अब इस तोल का मतलब तोलना, नापना, वजन करना, तो एक शेर के बराबर 100 तोले की सामग्री दी जाती थी पहले। लेकिन अब हुआ क्या, इसी एक शेर की जगह, इसी एक शेर में 100 तोले की जगह अब कितने तोले सामान दिया जाने लगा? 80 तोले। तो देखिए, पहले क्या था, एक शेर है, 100 तोले मिल रही है, तो इसकी रेट कितने रुपए थी? 20 रुपए। अब भी 1 रुपए, एक शेर में कितने तोले? 80 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उसकी भी रेट कितनी है? 20 रुपए। तो किसानों ने कहा कि आपने एक शेर का वजन तो कम कर दिया, 100 तोले से 80 तोले कर दिया, लेकिन कम से कम आपको रेट में कुछ डिफरेंस डालना चाहिए, है ना? 100 तोले दे रहे हो, 80 तोले दे रहे हो, आपने 20 ग्राम वजन कम दे दिया, लेकिन आप 20 ग्राम वजन के रुपए कम नहीं ले रहे हो। उस वजह से यहाँ पर विरोध होता है। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा, जिसे कहा जाता है तोल किसान आंदोलन। ये मारवाड़ की किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, लेकिन ये घटना मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इस तोल किसान आंदोलन का जो विरोध किया गया था वो एक सभा के द्वारा किया गया था। उस देखिए, ये आंदोलन होता है वो 1919 में होता है, लेकिन इसका विरोध जो किया जाता है वो मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे कई सारे संघ बनेंगे, जैसे मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी 1921, 1923। अभी मैं बात करूंगा एक और आगे की, जिसमें 1923 में जो मादा पशु है उसकी निकासी पर प्रतिबंध था, और उसको वो जो कानून आता है उसको हटा लिया जाता है। तो उसकी वजह से ये मारवाड़ हितकारिणी सभा में 1923 के अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो डॉक्टर जेनारायण व्यास को बनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे। देखिए, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब होती है? तो 1920 में, और इसके संस्थापक की हम बात करते हैं तो इसके जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं डॉक्टर जेनारायण व्यास। और इन्हीं की वजह से, इस मारवाड़ सेवा संघ की वजह से भी ये आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त, और इनकी किसानों की बात मान ली जाती है। दो बातें समझ में, दो चीजें चल रही हैं। एक तो यहाँ पर सुखदेव है जो प्रशासक है, वो अनुदारवादी है, उसकी वजह से मारवाड़ हितकारिणी सभा के चांदमल सुराणा साहब हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया। दूसरा तोल किसान आंदोलन है, उस तोल किसान आंदोलन का मारवाड़ सेवा संघ जो 1920 में डॉक्टर जेनारायण व्यास के द्वारा गठित की गई थी उसके द्वारा। तीसरा बात करते हैं हम 1923 की। 1923 में क्या हुआ था? जो आपके यहाँ के शासक थे उमेश सिंह ने क्या किया? पहले यहाँ पर इस रियासत में क्या हुआ करता था, जो मादा पशु है उन्हें मादा पशु की निकासी पर प्रतिबंध था। निकासी पर क्या था? प्रतिबंध। मादा पशुओं की निकासी पर प्रतिबंध था, लेकिन इस 1923 में एक शासक होते हैं जो क्या करते हैं? उमेश सिंह। मतलब देखिए, ये क्या है, जो मादा पशु है उनको बाहर नहीं भेजा जाएगा, बाहर बेचा नहीं जाएगा, ये था शासकों ने लगा रखा था, जोधपुर राजाओं ने लगा रखा था। लेकिन उमेश सिंह ने क्या किया? इस निकासी पर जो प्रतिबंध था उस प्रतिबंध को क्या कर दिया? हटा दिया। प्रतिबंध हटाते ही सीधी सी बात है, लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि अगर आप हमारी मादा पशुओं को बाहर भेज दोगे तो सीधी सी बात है, बाकी कौन सी नस्ल बची? नर पशुओं की नस्ल बची। और सिर्फ नर पशुओं की नस्ल बचा के हम करेंगे ये क्या? सिर्फ उनको फिर चारा खिलाओ, उनका खर्चा करो, सीधी सी बात है। इनसे क्या होता है? मादा पशुओं से, जो मादा पशु होते हैं उनसे आमदनी भी प्राप्त हो जाती थी। जैसे आप गाय मान लो, है ना, सांड से क्या करोगे? गाय की वजह से आपको क्या है? आमदनी प्राप्त होती है। ऐसी मतलब जोधपुर रियासत में चल रही थी। लेकिन इसका विरोध किया गया था, वो विरोध किया गया था उस समय के, इसका विरोध किया गया था जेनारायण व्यास के द्वारा। और जेनारायण व्यास ने जिस सभा के माध्यम से किया था वही आपकी है मारवाड़
हितकारिणी सभा। और इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा के 1923 में क्या थे आपके अध्यक्ष, और ये पुरजोर विरोध करते हैं। इसकी वजह से 1924 में ये भी चीजें 1924 में इस प्रतिबंध को क्या कर दिया जाता है, पुनः लगा दिया जाता है, प्रतिबंध को पुनः लगा दिया जाता है। तीसरी घटना आपको समझ में आ गई। प्रतिबंध था, जयनारायण व्यास ने विरोध किया। मारवाड़ी हितकारिणी सभा 1923 में पुनर्गठन में माना जाता है कि मारवाड़ी हितकारिणी सभा, और इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा को एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है जिसे कहा जाता है मरुधर हितकारिणी सभा। ये यहाँ पर 3 घटनाएं हो रखी हैं। ये तीनों घटनाएं कोई ना कोई सभा के माध्यम से हो रही है। 2 घटनाएं मारवाड़ी हितकारिणी सभा के द्वारा विरोध किया जा रहा है, मतलब मारवाड़ी हितकारिणी सभा एक अच्छी सभा है। दूसरा मारवाड़ सेवा संघ है। ये मारवाड़ सेवा संघ ज्यादा चलता नहीं है भाई। 1920 के बाद 1921 में इसके जो चीजें हैं, 1921 में इसका जो वर्चस्व है वो कम हो जाता है। ऐसी की ऐसी बात 1929 में एक संघ का निर्माण होता है, अभी हम बात करेंगे। तीन चीजों से हम परेशान हैं। पहले तो वहां के प्रशासक से परेशान है, दूसरा यहाँ पर जो वजन मापने की इकाई है उससे परेशान है, तीसरा जो हम परेशान है एक्चुअल में वो है आपके किससे परेशान है, तो हम परेशान है वो आपके पशुओं के मादा पशुओं की जो निकासी है उस पर प्रतिबंध को हटाने की वजह से परेशान है, उसकी वजह से ये किया गया। चौथा, यहाँ पर एक परिषद का गठन किया गया था 1929 में, जिस परिषद का नाम है मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था, और इसके जो गठनकर्ता थे उन गठनकर्ता का नाम था आपका वही डॉक्टर जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया कब, 1919 में। फिर मैंने कहा कि कोई भी सभा होती है तो इसका एक अधिवेशन बुलाया गया था, अधिवेशन। और अधिवेशन कब बुलाया गया था, तो अधिवेशन बुलाया गया था आपके 2 दिन, 24 नवंबर 25 नवंबर 1921 को। इस मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन बुलाया गया था 24 नवंबर और 25 नवंबर 1921 को। और कहां पर बुलाया गया था, तो ध्यान रखना, पुष्कर अजमेर। इसके पीछे कुछ कारण भी बताते हैं कि यहाँ पर जो ये देसी राज्य लोक परिषद बुलाई गई थी, इसका वहां की सरकार ने भी विरोध किया था, अंग्रेजों ने विरोध किया था कि ऐसे आप लोक परिषद नहीं बना सकते, जनताओं के लिए एक सभा का गठन नहीं कर सकते। इसकी वजह से इसका अधिवेशन कहाँ पर होता है, यहाँ पर। तो इस जब अधिवेशन में बुलाया जाता है, कहाँ पर होता है आपका पुष्कर अजमेर में, और इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनाया जाता है आपका चांदमल सुराणा। और इसमें 2 सदस्य बाहर से आते हैं। 2 सदस्य बाहर से कौन कौन आता है भाई, एक का नाम होता है आपका कस्तूरबा गांधी, और दूसरा काका कालेलकर। ये दोनों आते हैं और इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। इसका अधिवेशन ये पूछा गया है, इस मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का लोक परिषद है उसका अधिवेशन कब हुआ था, तो ये कब होता है आपका 24 नवंबर 25 नवंबर 1921 को। कहां पर होता है, पुष्कर। ये बात है। इसी 1921 के दौरान जब ये अधिवेशन हो रहा था, उससे पहले एक जयनारायण व्यास के द्वारा एक सभा का गठन किया गया था जिसे कहा जाता है मारवाड़ यूथ लीग। इसका भी गठन किया जाता है, और गठन कब किया जाता है, 1931। और 1931 में जब गठन किया जाता है तो इसके गठनकर्ता कौन होते हैं, इसके गठनकर्ता होते हैं आपके डॉक्टर जयनारायण व्यास। इसीलिए तो हम कहते हैं प्रजामंडलों का जन जागृति का श्रेय किसको जाता है, आपके जयनारायण व्यास को। समझ गई बात को। देखो, इस गठनकर्ता ये हो गए, लेकिन इसका जो अध्यक्ष है या इसका मंत्री है वो बनाया जाता है एक व्यक्ति जिनका नाम होता है छगनलाल चौपासनी वाला। किसको बनाया जाता है, छगनलाल चौपासनी वाला।
तो होता क्या है, ये इधर मारवाड़ यूथ लीग बन रही है, जेनारायण व्यास बना रहे हैं, इसके मंत्री बना रखे हैं या अध्यक्ष बना रखे हैं या इनके सदस्य बोल सकते हो, जिनका नाम होता है छगन लाल चौपासी वाला। इधर मारवाड़ जैसी राज्य लोक परिषद बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जोधपुर सरकार भी कर रही है, उसके साथ साथ कौन कर रहे हैं, अंग्रेज भी कर रहे हैं। और इधर मारवाड़ यूथ लीग में इस छगनलाल चौपासी के द्वारा क्या किया गया था, एक घटना घटित होती है। ये क्या करते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं। और अंग्रेजों को जब जब हमने तिरंगा झंडे को लेकर कहीं फहराया है या कहीं पर हम चले गए हैं तिरंगा झंडे को लेकर, तब तब अंग्रेजों को हमेशा दिक्कत हुई है। उस वजह से यहाँ पर ये छगनलाल चौपासी वाला तिरंगा झंडा फहराते हैं। कब, तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1932 को। जैसे ही 26 जनवरी 1932 को ये तिरंगा झंडा फहराया जाता है, अंग्रेजों को समस्या हुई। अंग्रेजों ने जोधपुर सरकार को कहा कि आपके यहाँ पर ऐसी ऐसी स्थितियां बन रही हैं। उस वजह से होता क्या है, जो हमारी मारवाड़ सरकार होती है, इस मारवाड़ सरकार के द्वारा जो आपकी एक तो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, हितकारिणी सभा, दूसरा आपके मारवाड़ यूथ लीग, तीसरा मारवाड़ सेवा संघ और चौथी आपकी मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। इन चारों को मारवाड़ सरकार के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है कि ऐसी कोई संस्था होनी नहीं चाहिए, ना तो आपके बाद ये दिखनी चाहिए संस्था, ना इनकी कोई किसी भी प्रकार की बैठक होनी चाहिए। मारवाड़ हितकारी सभा हो, चाहे आपकी मारवाड़ यूथ लीग हो, मारवाड़ सेवा संघ हो या मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद हो, इस प्रकार की कोई संस्था नहीं दिखनी चाहिए। जब इन चारों को अवैध कर दिया गया, ये जो हमारे प्रजा के लिए, जनता के लिए अच्छा काम कर रही थी। जैसे हमने कहा कि मारवाड़ हितकारिणी सभा है, वो वहां पर वो जनता के साथ दुराचार हो रहा है तो उसके सामने आई, उसका पुरजोर विरोध किया। जैसे तोल आंदोलन हुआ तो मारवाड़ सेवा संघ ने इसका विरोध किया। जैसे हमने बात की थी तोल आंदोलन हुआ तो उसमें भी ये इस संस्था ने भाग लिया था, मारवाड़ हितकारिणी सभा ने। और जो आपका ये आंदोलन होता है आपका पशु निकासी प्रतिबंध आंदोलन, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। ये अच्छा काम करिए, किसानों के लिए हो चाहे जनता के लिए हो, सबके लिए अच्छा काम करिए। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, जैसे ही आपके मारवाड़ यूथ लीग के व्यक्ति होते हैं, अध्यक्ष बोल सकते हो, मंत्री बोल सकते हो, सदस्य बोल सकते हो, छगनलाल चौपासी वाला, उन छगनलाल चौपासी वाला के द्वारा 26 जनवरी 1932 को तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो इस तिरंगा झंडे के कारण इन चारों जितने भी आपके लिए परिषदें थी, आपके कोई संगठन था, उसको क्या कर दिया जाता है, आपका अवैध घोषित कर दिया जाता है। अब अवैध घोषित कर दिया गया तो सारे क्रांतिकारी मिलते हैं और कहते हैं कि हमें इन अलग अलग सभाओं के माध्यम से क्या नहीं करना है, विरोध नहीं करना है, हमें एक संगठन बनाना है। और वो एक संगठन बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं जोधपुर प्रजा मंडल। इस प्रकार आपकी स्थापना होती है किसकी, जोधपुर प्रजा मंडल। अब हम फाइनल किसकी स्थापना कर देते हैं भाई, जोधपुर प्रजा मंडल। इसकी स्थापना कब होती है, 1934 में। देखिए अब मैं जोधपुर प्रजा मंडल कह रहा हूं, इसके पीछे कारण है 1933 में उमेश सिंह नाम के राजा थे। उन्होंने क्या किया कि आपका जो मारवाड़ क्षेत्र है उसको नाम बदलकर उसका क्या कर दिया था, जोधपुर कर दिया था। उस वजह से हम कह रहे हैं जोधपुर प्रजा मंडल। इस जोधपुर प्रजा मंडल की स्थापना जो आपके गठनकर्ता हैं या संस्थापक बोल सकते हो, उन गठनकर्ता का नाम है आपके डॉक्टर जेनारायण व्यास। इसके अन्य सदस्य, अध्यक्ष बोल दो, अध्यक्ष जो बनाया गया था वो एक व्यक्ति को बनाया गया था जिनका नाम था भंवरलाल सराफ। क्या नाम था, भंवरलाल सराफ। आगे हम इसके सदस्यों की बात करते हैं तो दो सदस्य यहाँ पर मुख्य तौर पर हो जाते हैं। एक का नाम होता है अभिमल जैन और एक दूसरे का नाम है अचलेश्वर प्रसाद। अचलेश्वर प्रसाद। इन्हीं अचलेश्वर प्रसाद के द्वारा ध्यान रखना एक समाचार पत्र निकाला जाता था जिसका नाम है प्रजा सेवक समाचार पत्र। प्रजा सेवक
समाचार पत्र। इसी प्रजा सेवक समाचार के माध्यम से इन चीजों का क्या होता है, विरोध होता है। ये आपका क्या बनता है भाई, जोधपुर प्रजामंडल बनता है। अब जोधपुर प्रजामंडल बन चुका है, आपके किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको कहां पर जाना है, प्रजामंडल की तरफ जाना है। लेकिन देखिए होता क्या है, हमने कहा कि एक संस्था है जिसे हमने कहा अखिल देशी राज्य लोक परिषद, हमने बात की थी 1927 में इसकी स्थापना होती है, हमने बातें भी की थी अखिल देशी राज्य लोक परिषद की पूरी, है ना। उसका एक अधिवेशन होता है और वो अधिवेशन होता है 1936 में। 1936 में होता है आपका अखिल देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन, और अधिवेशन होता है और वो कहां पर होता है तो ध्यान रखना, कराची में होता है। और कराची में जब ये अधिवेशन होता है तो कराची में जब ये अधिवेशन होता है तो यहाँ पर महामंत्री के तौर पर या महामंत्री के तौर पर जिसे नियुक्त किया जाता है वो रहते हैं आपके डॉक्टर जयनारायण व्यास, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे थे। ये यहाँ पर प्रजामंडलों के यहाँ पर इतनी चीजें काम कर चुके थे, इनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, उस वजह से यहाँ पर महामंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया जाता है आपका, तो महामंत्री के तौर पर जो नियुक्त किया जाता है वो जयनारायण व्यास को किया जाता है, जयनारायण व्यास। ये यहाँ पर क्या बनते हैं। लेकिन जब यहाँ से ये अधिवेशन पूरा हो जाता है और अधिवेशन पूरा होने के बाद अपने जोधपुर रियासत में लौटते हैं तो उससे पहले ये यहाँ पर कुछ शिकायतें भी करते हैं। क्या शिकायतें करते हैं, एक तो फीस वर्दी को लेकर करते हैं कि जो आपकी जोधपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे एक्चुअल में क्या है कि जो स्कूलें हैं उसमें फीस क्या है, ज्यादा है। उस फीस वृद्धि के रोकथाम के लिए उन्होंने बातें की थी, लेकिन इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि इतना बड़ा परिवेशन था, उस वजह से इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। दूसरा, यहाँ पर 1936 में जब ये अधिवेशन की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर एक 1936 में और घटना होती है। एक महिला होती है जिसका नाम होता है कृष्णा, और कृष्णा विधवा महिला होती है और उस विधवा महिला को यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, उसका अपहरण कर लिया जाता है। उसकी वजह से यहाँ पर 1936 में जयनारायण व्यास के द्वारा उनके कहने पर जोधपुर रियासत में मुख्य रूप से 2 दिवस बनाए जाते हैं, और दोनों दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं। कृष्णा दिवस का संबंध कौन सी रियासत से था, तो आपका उत्तर होगा जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत से। दूसरा, शिक्षा दिवस का संबंध किससे था, तो शिक्षा दिवस का संबंध भी किससे था आपका, तो आपकी जोधपुर रियासत से था। तो हम बात करते हैं 1936 में फिर 2 दिवस बनाए जाते हैं, एक शिक्षा दिवस, और शिक्षा दिवस कब बनाया जाता है तो ध्यान रखना, जिस दिन योग डे होता है उसी दिन 21 जून 1936 को। और कृष्णा दिवस भी कब बनाया जाता है आपका 1936 में। मैंने दोनों को रीजन बता दिया था। शिक्षा दिवस बनाने के पीछे कारण था, वो था यहाँ की स्कूलें हैं, उन स्कूलों में फीस की लगातार क्या हो रखी है, वृद्धि। और दूसरा कृष्णा दिवस क्या है, कृष्णा नाम की कोई विधवा महिला है, उसको क्या कर लिया गया है, आपका अपहरण कर लिया गया है, उस वजह से आपका क्या बनाया गया था, कृष्णा दिवस बनाया गया। ये बातें जब पता चली मारवाड़ सरकार को कि हमने पहले इनकी जो सभाएं थी उनको क्या कर रखा है, अवैध घोषित कर रखा है, और अब ये क्या कर रहे हैं, जोधपुर प्रजामंडल है वो ये ऐसे चीजें कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, शिक्षा दिवस बना रहे हैं, फीसों की वृद्धि कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ पर इस पर क्या लगा दी जाती है, एक बार रोक लगा दी जाती है। किस पर, तो ध्यान रखना, जोधपुर प्रजामंडल पर। लेकिन हम मानने वालों में से नहीं है, सीधी सी बात है ना। जोधपुर के लोग कहाँ मानने वालों में से, तो उन्होंने जोधपुर के लोगों ने यहाँ पर एक परिषद का गठन कर डाला जिसे कहा जाता है मारवाड़ लोक परिषद। और मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया था, इन्होंने रोक लगाई थी 1938 में, और 1938 में ही उन्होंने मारवाड़ लोक परिषद का गठन कर दिया। लेकिन मारवाड़ लोक परिषद का जो गठन किया गया था वो डॉक्टर जयनारायण व्यास के द्वारा नहीं किया गया था। क्यों, समझिए बात को। अगर डॉक्टर जयनारायण व्यास करता तो फिर से प्रतिबंध लग जाता। तो इस डॉक्टर जयनारायण व्यास के द्वारा एक व्यक्ति को चुना गया और उन्होंने कहा कि आप जाके इस संस्था की गठन कीजिए जो जनता के कल्याण के लिए काम करेगी, वो रहेगा आपका मारवाड़ लोक परिषद। और मारवाड़ लोक परिषद का जो आपका गठन किया जाता है वो एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है रणछोड़दास गटानी। उस रणछोड़दास गटानी के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, तो हम बात करते हैं 16 मई 1938 को। 16 मई 1938 को रणछोड़दास गटानी के अध्यक्षता में या उसके संस्थापक के तौर पर इस मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में जो आपका जोधपुर प्रजामंडल है उस पर क्या लगा दी गई है, राजाओं के द्वारा रोक लगा दी गई है।
तो हम बात करते हैं मारवाड़ लोक परिषद की। हम बात करते हैं मारवाड़ लोक परिषद। इसके संस्थापक कौन थे या अध्यक्ष बोल सकते हैं, वो थे आपके रणछोड़ दास गटानी। दूसरा, इसकी स्थापना कब होती है तो ध्यान रखना 16 मई 1928 में इसकी क्या हो जाती है भाई स्थापना। और इसके एक सदस्य होते हैं और सदस्य के रूप में हमने पहले भी पढ़ रखा है, सदस्य के तौर पर इनको बनाया जाता है अभयमल जैन को। और ये अभयमल जैन एक पत्रिका निकालते हैं कि जो मारवाड़ की लोक परिषद है वो एक्चुअल में है क्या, मारवाड़ लोक परिषद क्या है। ये समाचार पत्रिका आपके पत्रिका निकालते हैं अभयमल जैन, और उसमें ये बात बता दी जाती है कि ये जनता के लिए कल्याण करने के लिए बोर्ड बनाया गया है, जनता अपनी समस्याओं को यहाँ पर रख सकती है। ऐसा ऐसा पूरा एक पत्रिका शीर्षक के नाम से पत्रिका में निकाला जाता है। ये पूरी पत्रिका निकाली जाती है किसके द्वारा, अभयमल जैन के द्वारा। इसी के साथ जो मारवाड़ लोक परिषद है उसमें उसके द्वारा एक पत्रिका और निकाली जाती है पूरी इस लोक परिषद के द्वारा, जिसे कहा जाता है गरीबों की बौखलाहट। क्या कहा जाता है, देखो गरीबों की बौखलाहट जो निकाली जाती है वो मारवाड़ लोक परिषद पूरे के द्वारा निकाली जाती है। अगर पूछा जाए गरीबों की आवाज पत्रिका किसने निकाली थी तो उसका जो नाम आपके मिलता है वो मिलता है आपकी गणेशी लाल उस्ताद। देखिए नोट बना के लिख लेना आप, जो गरीबों की आवाज है वो पत्रिका जो निकाली गई थी वो निकाली गई थी गणेशी लाल उस्ताद के द्वारा। समझ गए बात को। अभयमल जैन पत्रिका गरीबों की आवाज के जो आपके संस्थापक हैं या प्रवर्तक हैं या संपादक हैं वो कौन है, आपके गणेशी लाल उस्ताद के द्वारा निकाली जाती है। ये बात फिर से पता चलती है मारवाड़ सरकार को किसी ना किसी माध्यम से पता लग ही जाता है जब ये कहते हैं कि मारवाड़ लोक परिषद पत्रिका सबके घर पे जाती है और राजा महाराजाओं के घर पे तो सीधी सी बात जानी है ना, और अन्य सदस्यों के पास भी जानी होगी, क्रांतिकारियों के अंग्रेजों के पास जानी होगी। उस वजह से इसको 1940 में फिर से क्या कर दिया जाता है, एक बार रोक लगा दी जाती है, उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मारवाड़ लोक परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं वो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। बाकियों ने विरोध नहीं किया, बाकियों ने क्या किया, उसका विरोध नहीं करके वो प्रजामंडल नाम की चीज बना ली। प्रजामंडल अगर उसको हटा दिया गया तो उन्होंने लोक परिषद बना ली। अब लोक परिषद के सदस्य अब कहते हैं कि हमारे पास चारा नहीं, बार बार हम संकट बनाएंगे, पैसा कहाँ से लाएगा, सारा सदस्य कहाँ से आएंगे, है ना, लोग जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, समझौता। और समझौता होता है आपका जून 1940 में। और जून 1940 में क्या समझौता होता है, मारवाड़ लोक परिषद और आपके मारवाड़ सरकार के मध्य, मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ सरकार के मध्य जून 1940 में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। और समझौते के तहत अब मारवाड़ लोक परिषद चलेगी। मतलब एक तरीके से ये जोधपुर प्रजामंडल ही चल रहा है। समझ गए बात को। अब हम बात करते हैं अखिल देशी राज्य लोक परिषद की। जैसे ही 1940 में ये रोक लगाई जाती है तो 1940 में व्यक्ति होते हैं जयनारायण व्यास, और जयनारायण व्यास फिर से एक सम्मेलन होता है जिसे कहा जाता है अखिल देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन। इस अखिल देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में जाते हैं जयनारायण व्यास, और जयनारायण व्यास की मुलाकात होती है उस समय वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से जैसे ही मुलाकात होती है जो मारवाड़ परिषद है या प्रजामंडल के सदस्यों से होती हैं तो प्रजामंडल अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं कि साहब हमने ऐसा ऐसा काम किया मारवाड़ के लिए, जनताओं के लिए, किसानों के लिए, है ना, ये ऐसी काम किया, लेकिन यहाँ पर सरकार क्या नहीं है, मान नहीं रही है ना। उस वजह से यहाँ पर ध्यान रखना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी मारवाड़ रियासत की व्यवस्था को देखने के लिए मारवाड़ रियासत की व्यवस्था को देखने हेतु एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम था द्वारकानाथ काचरू। द्वारकानाथ काचरू
3 एग्जामों में रेगुलर क्वेश्चन आ चुका है कि मारवाड़ रियासत की या मारवाड़ प्रजामंडल की स्थिति या मारवाड़ रियासत की स्थिति का जायजा लेने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस व्यक्ति को भेजा था? किसको भेजा था? आपका द्वारकानाथ कासरू को भेजा था। इस द्वारकानाथ कासरू ने रिपोर्ट में क्या रखा कि जो मारवाड़ रियासत है, मारवाड़ रियासत है, उसका वातावरण कैसा है? दम गोटू है। कैसा है भाई आपका? मारवाड़ रियासत है। मारवाड़ रियासत का वातावरण दम गोटू बताने वाला व्यक्ति कौन था? द्वारकानाथ कासरू था। ये दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। क्यों? डॉक्टर जेएनआर व्यास यहाँ पे बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि ऐसी ऐसी बातें हो रखी है, उसकी वजह से द्वारकानाथ कासरू को भेजा जाता है। और अब 1940 के बाद 1941-42 में स्थिति थोड़ी सुधरती है, लेकिन फिर से हमें पता है 1942 में क्या हो जाता है? आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, इस भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जितने भी क्रांतिकारी लोग होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है? आपकी गिरफ्तार। उसी गिरफ्तारी की गिरफ्त में एक व्यक्ति आता है जो इस मेवाड़ प्रजामंडल का क्या रहता है? अध्यक्ष रहता है, डॉक्टर जेएनआर व्यास। और जेएनआर व्यास को यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? कैद कर लिया जाता है। और कौन से दुर्ग में? तो ध्यान रखना, सिवाना के दुर्ग में। उसके साथ साथ एक व्यक्ति जो बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जिनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनका नाम है आपके बाल मुकुंद बिसा। उस बाल मुकुंद बिसा को भी क्या कर लिया गया था? इसी क्रांतिकारी के तहत यहाँ पर कैद कर लिया गया था। यहाँ पर क्रांतिकारी के साथ बाल मुकुंद बिसा, और बाल मुकुंद बिसा को भी क्या कर लिया गया भाई? आपकी गिरफ्तार। ये क्रांतिकारी भी थे। तो बाल मुकुंद बिसा को जब गिरफ्तार किया जाता है आपके, तो बाल मुकुंद बिसा क्या करते हैं? वहां जेल में रहते हैं, और जेल में रहते हैं तो वहां पर उसकी स्थिति बताते हैं कि जेल में हमें ऐसा खाना दिया जा रहा है, हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। पूरी वहां की घटनाओं का विरोध करते हैं और घटनाओं का जायजा भी लेते हैं और घटनाओं का विरोध करते हैं। इस वजह से ध्यान रखना, इन्हें 16 जून 1942 और 16 जून 1942 को ये लगातार उस जेल में क्या करते हैं? भूख हड़ताल करते हैं। लगभग 65 दिनों की भूख हड़ताल करते हैं, और 65 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसा का ऐसा काम जतिन दास ने किया था लाहौर जेल में। इसके कारण इसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, बाल मुकुंद बिसा। वो भी लाहौर जेल में जब कैदियों की तरह रह रहे थे, तो उन्होंने वहां के अत्याचार हो रहे थे, वहां का जो कैदियों के साथ शोषण हो रहा था, उसके लिए वहां पर क्या की थी? आपके भूख हड़ताल की थी। उसी भूख हड़ताल की वजह से आपको उनकी मौत हो गई थी, और वो जतिन दास थे। इसी वजह से ऐसा काम हमारे बाल मुकुंद बिसा ने किया। इस कारण से राजस्थान का क्या कहा जाता है? जतिन दास। जब 16 जून 1942 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो सीधी सी बात है, मारवाड़ रियासत में आक्रोश पनपेगा या नहीं पनपेगा? भूख हड़ताल के कारण कोई व्यक्ति मर रहा है, और वो भी हमारे नेतृत्वकर्ता के तौर पर है, कोई क्रांतिकारी के तौर पर है, कोई अध्यक्ष के तौर पर है, जो प्रजा के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो सीधी सी बात है, इसी वजह से अगले महीने ही एक डेट आती है जिसको कहा जाता है 26 जुलाई और 1942। 26 जुलाई 1942 को ध्यान रखना एक दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है जोधपुर सत्याग्रह दिवस। कौन सा दिवस है भाई आपका? जोधपुर सत्याग्रह दिवस। कौन सा दिवस है आपका? जोधपुर सत्याग्रह दिवस। इससे पहले एक बात और याद रखना है आपको, 1942 से पहले यहाँ पर इसको एक राजनीतिक प्रजामंडल की उपाधि मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? इसके पीछे भी हम बात करेंगे। ये आपको 1942 तक की बातें समझ में आई। यहाँ पर जोधपुर सत्याग्रह दिवस बनाया जाता है। जोधपुर सत्याग्रह दिवस कब बनाया गया था? तो ध्यान रखना 26 जुलाई 1942 को। बाल मुकुंद बिसा की मृत्यु कब हुई थी? बाल मुकुंद बिसा राजस्थान का जतिन दास इसे कहा जाता है। वैसे हम वापस जब व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ेंगे बाल मुकुंद बिसा के बारे में बताएंगे। द्वारकानाथ कासरू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप ध्यान रखना। रणछोड़ दास घटानी मारवाड़ लोक परिषद, ये बाकी सारे आपको बातें याद रखनी है। अब मारवाड़ प्रजामंडल आगे धीरे धीरे ये चीजें राजा मान लेंगे, और राजा मान लेंगे तो इसका सीधा सी बात है किस में विलय हो जाएगा? तो हमारे राजस्थान में विलय हो जाता है। जो हम चतुर्थ चरण पढ़ते हैं 30 मार्च 1950, उसमें राजस्थान में विलय हो जाता है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और आपके जैसलमेर, ये 4 बड़ी रियासतों का विलय हो जाता है। तो सीधी सी बात है। अब हम थोड़ी सी इसको राजनीतिक प्रजामंडल की उपाधि क्यों मिली, इसके पीछे को कारण चलते हैं।
देखिए मैंने कहा था 1940 अखिल देशी राज्य लोक परिषद पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं, द्वारकानाथ कासरू को बताते हैं और मारवाड़ रियासत। इस वजह से यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जोधपुर रियासत के महाराजाओं से भी बात करते हैं और कहते हैं भाई ऐसा वातावरण चलेगा नहीं, है ना, आप जो ये अत्याचार शोषण कर रहे हो ये गलत बात है। उस वजह से फिर वो एक बार का जो आपकी मारवाड़ सरकार होती है वो मान जाती है और फिर यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, एक मंडल का चुनाव कर दिया जाता है और उसको कहा जाता है नगर पालिका मंडल। उस नगर पालिका मंडल का चुनाव करवा दिया जाता है कब, आपकी तो ध्यान रखना 1941 और 1941 में आपके जोधपुर नगर पालिका के चुनाव हो जाते हैं। जैसे ही कोई नगर पालिका बनती है, मतलब नगर पालिका बन गई तो सीधी सी बात है अब इसने क्या रूप ग्रहण कर लिया राजनीति में, क्योंकि यहाँ से कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल कहा जाता है। जोधपुर नगर पालिका और जोधपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं आपके, तो ध्यान रखना डॉक्टर जे नारायण। जोधपुर नगर पालिका का अध्यक्ष, इसका मतलब प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल बन चुका है। लेकिन 1942 से आते मैंने वापस बातें कर दी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दिन इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये बातें पूरी हो गई। इसकी वजह से बाल मुकुंद बिसा जिनकी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु भी हो जाती है, जोधपुर सत्याग्रह दिवस भी हम क्या करते हैं, मना लेते हैं। इसके बाद होता क्या है, 1946 में वापस सामान्य स्थिति होती है तो जोधपुर नगर पालिका के वापस से क्या होते हैं, चुनाव। और चुनाव में इस बार जो अध्यक्ष के तौर पर आता है निकल के, उनका नाम होता है आपका द्वारकादास पुरोहित। क्या नाम होता है आपका, द्वारकादास पुरोहित। द्वारकादास पुरोहित यहाँ पर क्या बनते हैं आपके नगर पालिका के अध्यक्ष और कब बनते हैं, तो ध्यान रखना ये डेट थोड़ी सी 1944 में बनते हुए और 1946 में ये हनुमान सिंह से बात कर लेते हैं और हनुमान सिंह से बात करते हैं। उस समय हमारे राजा तत्कालीन राजा हनुमान सिंह होते हैं। हनुमान सिंह से बात करते हैं तो हनुमान सिंह एक मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा कर देते हैं और आखिर में 14 नवंबर 1947 में हनुमान सिंह एक मंत्रिमंडल की सिफारिश कर देते हैं और मंत्रिमंडल की सिफारिश जैसे ही हो जाती है तो इसका मतलब वहां पर कौन सा शासन हो जाएगा भाई, आपका उत्तरदायी शासन की बात हो जाती है और उत्तरदायी शासन स्थापित हो गया। इसके बाद हमें पता है 30 मार्च 1949 को इसका क्या कर लिया जाता है, आपके विलय कर लिया जाता है। ये बात थी आपके कौन से मंडल को लेकर, कौन से मंडल की बात कर रहे हैं हम, मारवाड़ प्रजामंडल की बात कर रहे हैं या जोधपुर प्रजामंडल की बात कर रहे हैं। मैंने आसान शब्दों में सारी बातें समझाने की कोशिश की। देखिए एक चीज यहाँ से जो छूट रही है वो है आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए थे तो वो दो पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने व्यवस्था बताई थी। एक तो है मारवाड़ की अवस्था और एक पोपाबाई। और ये दोनों पुस्तकें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है, आपके जे नारायण व्यास से। वैसे हम जब आपके राजस्थान के व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ेंगे तब ये दोनों वापस में किताबें बताते हैं तो आपको आई थिंक मारवाड़ प्रजामंडल समझ में आएगा। मारवाड़ प्रजामंडल में कुछ नहीं है, ले दे के 4-5 बातें हैं। क्या बातें हैं, सबसे पहला हमने कहा कि हमने जो सुखदेव सिंह है उसके विरुद्ध मारवाड़ हितकारी सभा ने किया, 1921 में गठन हुआ था, विरोध किया। दूसरा तोल आंदोलन चल रहा था, मारवाड़ सेवा संघ बन गया। फिर मारवाड़ हितकारी सभा ने पशु निकासी पर आंदोलन पर जो आपका प्रतिबंध को हटाया था उसकी वजह से आंदोलन किया था। ये बातें हमने पढ़ी थी। उसके बाद जस्ट हमने जो बात की थी कि हमने परिषद बनाई, मारवाड़ आपके राज्य लोक परिषद, मारवाड़ लोक राज्य परिषद का पुष्कर में हमने क्या किया, अधिवेशन बुलाया 24-25 नवंबर को बुलाया और इसके बाद हमने मारवाड़ यूथ लीग बनाई, लेकिन ये सरकार के अच्छी नहीं लगी, उस पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। उसकी वजह से हमने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। फिर हमने इसका अधिवेशन करवाया और अधिवेशन करवाने के बाद फिर से रोक लग जाती है तो हमने मारवाड़ आपके लोक परिषद का गठन कर लिया रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में। और रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में करने के बाद हमने जो बातें की थी वो परिषद में गए और परिषद में जाके देखा। फिर 1942 का आंदोलन पड़ा और आंदोलन के तहत ये सारी बातें हमने कर ली और 1946 में हनुमान सिंह मान जाते हैं, 1947 में मंत्रिमंडल का गठन कर देते हैं और 30 मार्च 1949 को राजस्थान में विलय हो जाता है। ये मारवाड़ प्रजामंडल था। अब हम अगला प्रजामंडल की जो बात करेंगे वो रहेगा आपके बीकानेर प्रजामंडल।
अगला जो प्रजामंडल रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा प्रजामंडल, तो बीकानेर प्रजामंडल। आइए हम बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल, एक एक बातों को समझेंगे। बीकानेर प्रजामंडल, मैंने कहा कोई भी प्रजामंडल बन रहा है तो सीधी सी बात है आपके उसके लिए क्या लाना पड़ेगी, पहले जन जागृति लानी पड़ेगी। और इसमें बीकानेर प्रजामंडल में सर्वप्रथम जो जन जागृति लेके आए थे उनका नाम था स्वामी गोपाल दास। और इसी स्वामी गोपाल दास ने एक माध्यम चुना और उसी के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम जन जागृति ला सकते हैं, और उन्होंने माध्यम चुना शिक्षा को। और इन्होंने स्वामी गोपाल दास ने एक सभा का गठन किया था 1907 में, और कहां पर, चूरू में, और उसका नाम क्या रखा, सर्वे हितकारिणी सभा। इस सर्व हितकारिणी सभा का गठन 1907 में किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना आपके किसके द्वारा किया जाता है, तो स्वामी गोपाल दास के द्वारा। और इसी सर्व हितकारिणी सभा के द्वारा दो पाठशालाएं खोली जाती हैं। एक का नाम आपको पता है कौन सी पाठशाला, पुत्री पाठशाला, जो किसके लिए थी आपके, तो ध्यान रखना ये कन्याओं के लिए थी। कन्याओं के लिए आपकी कौन सी पाठशाला खोली जाती है, पुत्री पाठशाला। और दूसरी पाठशाला जिसको कहा जाता है कबीर पाठशाला, यह दलित वर्गों के लिए थी। दलित वर्गों को शिक्षा देने के लिए कौन सी पाठशाला खोली गई थी भैया, आपकी कबीर पाठशाला खोली गई थी। दोनों पाठशालाओं के माध्यम से इन्होंने क्या किया, आपके जन जागृति लाने का काम किया। यहाँ पर लोगों को आते तो शिक्षा देते और कहते हैं कि आपको इस प्रकार अब हमें हमारी जो व्यवस्था है उनमें सुधार करना है। दूसरा जो यहाँ पर एक घटना होती है 1921 में क्या होता है, एक वकील होते हैं, उन वकील का नाम होता है वकील मुक्ता प्रसाद। इन्हीं वकील मुक्ता प्रसाद के द्वारा, तो ध्यान रखना यहाँ पर विदेशी कपड़ों की खोली जलाई गई थी। विदेशी कपड़ों की खोली जलाई गई थी कब, 1921 में। पहले तो यहाँ सभाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दूसरा 1921 में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या करना है, अंग्रेजों की जड़ों को बाहर फेंकना है। विदेशी कपड़े आप यूज नहीं करने, मतलब उनकी बातें नहीं माननी है। तो दूसरी बात ये होती है। फिर तीसरी बात होती है 26 जनवरी 1930, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट, 26 जनवरी 1932। पहले भी हमने पढ़ा था, छगनलाल चौपासी वाला क्या करवा था, झंडा फहराया था। यहाँ पर भी क्या किया जाता है, बीकानेर रियासत के लोगों के द्वारा झंडा फहराया जाता है। और ये झंडा कहाँ पर फहराते हैं, तो जो आपके बीकानेर रियासत का ही भाग हुआ करता था चूरू, और चूरू का भी एक स्तूप जिसका नाम है धर्म स्तूप, जिसे ही इस चूरू की सर्वोच्च चोटी कहा जाता है। चूरू की सर्वोच्च चोटी पर ये क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। कौन, आपके बीकानेर रियासत के लोग। इसकी वजह से यहाँ पर कौन कौन फहराते हैं, तो 2-3 व्यक्तियों के नाम आप याद रखना, स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, और इसके साथ और एक नाम कन्हैयालाल ढूंढ। ये 3 व्यक्ति होते हैं, ये इनके द्वारा 3 से अन्य भी व्यक्ति होते हैं, और इनके द्वारा यहाँ पर क्या फहराया जाता है, झंडा फहराया जाता है। मैंने कहा जब जब झंडा फहराया गया है तब तब अंग्रेजों को दिक्कत हुई है। अंग्रेजों ने तुरंत रूप से आपके आदेश दे दिया किसको, बीकानेर रियासत को, बीकानेर के राजाओं। और बीकानेर के राजा उस समय हुआ करते थे जिनका नाम है गंगा सिंह। और गंगा सिंह ने तुरंत एक आदेश निकाला, और तुरंत आदेश निकाल के क्या कहा कि बीकानेर में प्रजा या जनता का कोई समूह है, वो किसी भी प्रकार की सभा का आयोजन नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का अधिवेशन नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की बैठक नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की रैली नहीं निकाल सकता। मतलब जनता पर पूर्णतः रोक लगा दी गई थी कोई भी चीज के। तो यहाँ पर तो हम प्रजामंडल बनाने की बात कर रहे हैं, है ना, जनताओं के संग्रहित करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सर्वहितकारी सभाओं के माध्यम से कर रहे हैं, इधर हम धर्म स्तूप पर सबको बुला रहे हैं, मतलब प्रजामंडल की बातें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर तो गंगा सिंह ने आदेश दे दिया कि जनता कुछ भी नहीं कर सकती। इसी कारण इसे कहा जाता है प्रजामंडल की भ्रूण हत्या। तो एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसे प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कहा जाता है वो कौन सा प्रजामंडल है,
बीकानेर प्रजा मंडल। मतलब बनने से पहले ही सब चीजों पर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई। मतलब भ्रूण आया नहीं उससे पहले उसकी क्या हो रही है, हत्या हो रही है। मतलब ये हम बाद में देखेंगे, सभा कहाँ करेंगे, अधिवेशन कहाँ पे करेंगे, रैली कहाँ कर करें, लेकिन गंगा सिंह ने पहले रोक लगा दी। इसके कारण से क्या कहा जाता है। दूसरा, ये जो रोक लगाई जाती है वो लगाई जाती है आपके 1930 दिसंबर में, 1931 मान लो, 1931 में क्या लगाई जाती है, आपके रोक लगाई जाती है। 1931 में जब रोक लगाई जाती है तो फिर अगले ही साल इसी 1931 में एक सम्मेलन होता है जिसको कहा जाता है गोलमेज सम्मेलन। आइए हम बात उस पर करते हैं। और 1931 में एक सम्मेलन होता है जिसको कहा जाता है गोलमेज सम्मेलन। इसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं आपके कौन, गंगा सिंह भी लेते हैं। और इसी गोलमेज सम्मेलन में आपके बीकानेर रियासत के जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं। और इधर एक वायसराय भी लेता है, एक अंग्रेज अधिकारी भी भाग लेता है, लॉर्ड मेकी। तीनों से संबंधित है, गंगा सिंह, बीकानेर रियासत, लॉर्ड मेकी। अब ये पता चल गया बीकानेर वालों की कि अगले साल है 1931 में कौन सा सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्षता करने वाले ये जाने वाले व्यक्ति हमारे राजस्थान से एकमात्र थे। हाँ, तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो ये कौन थे आपके, जिनका नाम है गंगा सिंह। तो सीधी सी बात है, अब ये गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हैं तो ये बात पता चल गई बीकानेर जनताओं के प्रतिनिधियों कि हमारे जो राजा हैं वो गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हैं, तो इनके जाने से पहले हम पहुंच जाओ और हमारी जो समस्या है वो बता दो। तो यहाँ के बीकानेर रियासत की जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा एक पत्रिका छपाई गई जिसका नाम था दिग्दर्शन पत्रिका। और इस दिग्दर्शन पत्रिका में क्या कहा गया, जो आपके गंगा सिंह द्वारा किए गए अत्याचार हैं, द्वारा किए गए अत्याचारों का उल्लेख कर रखा था कि भाई गंगा सिंह है हमारे ऊपर इस प्रकार का अत्याचार करते हैं। अब कोई अधिवेशन होता है, गोलमेज सम्मेलन हो रखा है, तो टेबलें बिछा रखी हैं, उन टेबलों पे एक एक लेख जाके रख दी कि देखो ये दिग्दर्शन पत्रिका है, इसमें हमारे साथ ये हो रहा है। अब इधर ये पता नहीं है गंगा सिंह को कि मेरे बारे में पहले ये बातें हो रखी है। गंगा सिंह गया वहां पे, सीधी सी बात है, राजा महाराजा भाग लेते थे तो उनको बोलने का मौका दिया जाता था, आई एम गंगा सिंह, आई एम फ्रॉम बीकानेर, मैं वहां से आया हूँ, मैं ये बात। जैसे ही इनके बोलने की बारी आती है गंगा सिंह के, तो लॉर्ड मेकी कहता है कि ये वही गंगा सिंह है क्या जिनके बारे में ये पत्रिका छप रखी है, यहाँ के प्रतिनिधि आ रखे हैं, है ना। तो ये इनको बहुत सारे सुनाता है कि आप ऐसे अत्याचार क्यों कर रहे हो और ऐसी ऐसी क्या बातें हो रखी है। तो उस वजह से यहाँ पर गंगा सिंह क्या हो जाते हैं, नाराज। क्या होते हैं भाई, नाराज। और नाराज होने के बाद जैसे गोलमेज सम्मेलन होता है, पूरा होने से पहले ही ये आपके कहाँ आ जाते हैं भाई, बीकानेर आ जाते हैं। और बीकानेर आने के बाद 1932 में एक कानून लेकर आते हैं जिसे हमने पढ़ा होगा, बीकानेर सुरक्षा कानून। और बीकानेर सुरक्षा कानून के तहत क्या किया जाता है कि जितने भी क्रांतिकारी व्यक्ति हैं जिन्होंने दिग्दर्शन नाम की पत्रिका वहां पर ले जाके रखी थी, उनका पता लगाते हैं 1931 में पूरा। फिर 1932 में यह कानून लाते हैं जिसका नाम होता है आपके 1932 में, जिसका नाम बीकानेर सुरक्षा कानून। और इस बीकानेर सुरक्षा कानून के तहत जितने भी क्रांतिकारी हैं या अन्य जनप्रतिनिधि, उनको क्या कर दिया जाता है, बिना पूछे जेल में डाल दिया जाता है। मतलब ये एक तरह से कौन सा एक्ट हुआ, रोल्ट एक्ट। तो इस बीकानेर सुरक्षा कानून को एक संज्ञा दी जाती है जिसे कहा जाता है रोल्ट एक्ट। ना अपील, ना दलील, ना वकील, कोई भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं है, हमारे मन में आया और हमने क्या कर दिया, जेल में कैद कर दिया। यह होता है आपका रोल्ट एक्ट। समझ गए बात को। तो रोल्ट एक्ट की संज्ञा दी जाती है बीकानेर सुरक्षा कानून को, इसके तहत क्रांतिकारी को। और इसके तहत बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जैसे मैं नाम बताता हूं, सत्यनारायण सराफ, भंवरलाल सराफ,
सत्यनारायण सराफ, भंवरलाल सराफ, चंदनमल बहड़, चंदनमल बहड़। इसके साथ साथ और भी व्यक्ति थे जिनका नाम था खूबराम सराफ, खूबराम सराफ। इसके अलावा और भी व्यक्ति थे जिनका नाम है आपके स्वामी गोपाल दास। इन सब बहुत सारे लोगों की सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, जेल डाल दिया जाता है। इसकी वजह से होता क्या है, ये जितने भी आपके जनप्रतिनिधि होते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ से मतलब अपना रास्ता 9-2-11 चप्पलें ली और 9-2-11 हो जाते हैं और 9-2-11 होकर कहाँ पे भाग जाते हैं, तो ध्यान रखना कलकत्ता चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं, कलकत्ता। और यही कलकत्ता में आपको पता है 1936 में इसकी स्थापना करी जाती है बीकानेर प्रजामंडल की। तो हम इसीलिए पढ़ते हैं कि एकमात्र पहला प्रजामंडल जिसकी स्थापना देश अपने राज्य से क्या हुई थी, बाहर हुई थी, ये कलकत्ता जाकर अपने प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। आगे हम बात करते हैं स्थापना की। अब आखिर में बीकानेर प्रजामंडल बन चुका है, लेकिन बीकानेर प्रजामंडल कहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेज भी विरोध कर रहे हैं, गंगा सिंह भी विरोध कर रहे हैं, उस वजह से यहाँ पर नहीं बन रहा है आपके। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है, तो इसकी डेट याद रखना। स्थापनाकर्ता गठनकर्ता कौन होते हैं, इसके गठनकर्ता कौन होते हैं और स्थापना कौन होते हैं और इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, इन तीनों चीजों के बारे में आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई। कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन आ रखा है कि स्थापना कब होती है, कहाँ होती है, और स्थापना जो होती है वो इसको डेट समेत याद रखना आप, 4 अक्टूबर 1936 को। और इसके गठनकर्ता कौन होते हैं, इनका नाम था मघाराम वैद्य। और कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखना कलकत्ता में करते हैं। कलकत्ता में गए थे और कलकत्ता में ही इन्होंने की थी। और यहाँ से बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, उस पत्रिका नाम होता है बीकानेर की थोती और पोथी। इस बीकानेर की थोती पोथी में आपकी क्या किया जाता है, तो बीकानेर संबंधी, बीकानेर रियासत में जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों के बारे में पूरी तरीके से वर्णन किया जाता है ना। तो ये बीकानेर की थोती पोथी कहाँ से निकाली जाती थी, बीकानेर प्रजामंडल, मतलब कलकत्ता से निकल रही, स्थापना कलकत्ता में हो रही थी, कलकत्ता से निकल रही। इसके बाद जैसे ही ये बात पता चलती है और ये चाहते हैं कि हम अब कहाँ चले जाएं, बीकानेर, तो बीकानेर की जनताओं ने पहले कह दिया, बीकानेर के राजाओं ने, कि ऐसा सोचना मत कि आप वहां आ जाओगे, बीकानेर प्रजामंडल की समस्या सॉल्व कर दोगे, हम पहले ही रोक लगा चुके हैं आप किसी भी प्रकार की। तो इसकी वजह से फिर एक वकील होते हैं जिनका नाम होता है वकील रघुदयाल। और वो वकील रघुदयाल क्या करते हैं, तो ध्यान रखना, वकील रघुदयाल के द्वारा बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। इसका गठन किया जाता है, बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है वहां की जनताओं के लिए। वो तो कलकत्ता में बन रखा है, लेकिन यह कहाँ पर बन रखा है आपका, तो सीधी सी बात है, कहाँ पर, यहाँ पर आपके बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। और कौन करते हैं, तो इसके गठनकर्ता कौन होते हैं, तो उनका नाम होता है वकील रघुदयाल। क्या नाम होता है भाई आपके, वकील रघुदयाल होता है। कब करते हैं, तो ध्यान रखना, ये जो डेट होती है वो होती है आपके 28 जुलाई 1942 को। 28 जुलाई 1942 को ये क्या करते हैं, इस बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद का गठन कर लेते हैं। फिर गठन करने के बाद मैं कहता हूं कि कोई भी संस्था का गठन होता है तो फिर उसका अधिवेशन भी होता है, और इसी बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद का क्या बुलाया जाता है, आपका अधिवेशन। अधिवेशन कब बुलाया जाता है, तो ध्यान रखना 30 जून और 1 जुलाई, और 1 जुलाई कब, 1946 को। कहां पर बुलाया जाता है, तो ध्यान रखना, ये अधिवेशन कहाँ होता है, तो ये ध्यान रखना राय सिंह नगर। और राय सिंह नगर कहाँ पे पड़ता है आपका, ध्यान रखना गंगानगर।
गंगानगर में इसी बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद का वकील लघु दयाल के द्वारा 28 जुलाई 1942 को इसका गठन होता है और इसका अधिवेशन 30 जून 1 जुलाई 1946 को कहां पर रायसिंह नगर गंगानगर में बुलाया जाता है। फिर एक डेट याद रखना, उसके बाद यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाएगी। वो डेट है आपके 17 जुलाई 1946 और यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर एक रैली निकाली जाती है जिसे कहा जाता है तिरंगा जुलूस रैली। तिरंगा जुलूस रैली, तिरंगा जुलूस जो रैली होती है उसमें एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है बीरबल, और वो बीरबल क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उनकी की याद में 17 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत के द्वारा कौन सा दिवस बनाया जाता है, बीरबल दिवस बनाया जाता है। और उसके बाद यहाँ के जो राजा होते हैं उस समय के वो होते हैं शार्दुल सिंह, और शार्दुल सिंह के द्वारा ये कह दिया जाता है कि अब यहाँ पर क्या कौन सी व्यवस्था उत्पन्न कर दी जाएगी या कौन सी व्यवस्था मतलब कौन सी सरकार आ जाएगी, तो उत्तरप्रदेश सरकार आ जाएगी। और इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाता है, उत्तरप्रदेश सरकार की स्थापना हो जाती है। कुछ विशेष बातें नहीं थी बीकानेर प्रजामंडल से रिलेटेड, बीकानेर प्रजामंडल से रिलेटेड 4-5 बातें हैं। स्वामी गोपाल दास थे, उन्होंने 2 सभाओं का गठन किया, सर्वहितकालीन सभा का गठन किया था। चूरू में किया, 1907 में किया था, कन्या पाठशाला खोली, कबीर पाठशाला खोली। 1921 में वकील मुक्ता प्रसाद ने यहाँ पर जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई थी। 26 जनवरी 1930 को यहाँ पर एक झंडा फहराया गया था चूरू में। धर्म स्तूप पर फहराने वाले कौन थे, 2-3 व्यक्ति थे, चंदनमल बेड़ था और स्वामी गोपाल दास था। इसके साथ साथ कन्हैयालाल ढूंढ थे, कुछ नारे भी दिए थे, है ना। उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, विरोध, और बीकानेर रियासत के ऊपर जितनी भी चीजें होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। इस कारण से भ्रूण हत्या कहा जाता है। फिर ये बातें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो यहाँ पर बीकानेर रियासत के कुछ लोग होते हैं वो पहले पहुंच जाते हैं और दिग्दर्शन पत्रिका के माध्यम से बीकानेर रियासत की जो हालात होती है उसके बारे में बताते हैं। तो लॉर्ड मेकी जब इसकी बारी आती है तो महाराजा गंगा सिंह बोलता है तो उसको ये बातें कह देता है कि भाई ये आपकी बारे में आ रखी है, तो वहां से नाराज होकर आपके बीकानेर आ जाता है। और 1932 में एक कानून लाता है जिसे कहा जाता है बीकानेर सुरक्षा कानून। उसमें क्रांतिकारियों को क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है बिना पूछे। इस कारण से रोल टैक्स की संख्या दी जाती है, यहाँ से लोग भाग जाते हैं और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता जाकर करते हैं। कौन करता है, मगर अम्बेडकर करता है। कब करता है, तो 4 अक्टूबर 1946 को करता है। इसके बाद यहाँ पर उन बातों को वहां पर कलकत्ता से यहाँ की कैसी व्यवस्था या किस प्रकार इसका वो किया जा सकता है, आपका सोल्यूशन या किस प्रकार हल किया जा सकता है, ये पता नहीं चलता। इसकी वजह से बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद का वकील लघु दयाल के द्वारा गठन कर लिया जाता है और वकील लघु दयाल के द्वारा एक अधिवेशन बुलाया जाता है 30 जून 1 जुलाई 1946 को। और उस अधिवेशन गांव को बुलाया जाता है, रायसिंह नगर गंगानगर में बुलाया जाता है। इसके बाद ये जब बात अधिवेशन पूर्ण होने के बाद 17 जुलाई को यहाँ पर तिरंगा जुलूस रैली निकाली जाती है। तिरंगा जुलूस रैली में क्या होता है, आपके बीरबल नाम का व्यक्ति शहीद हो जाता है। इस कारण 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस। और इसके बाद शार्दुल सिंह राजा बनते हैं और शार्दुल सिंह यहाँ पर क्या करते हैं, उत्तरप्रदेश शासन की स्थापना कर देते हैं। तो हमने 2 प्रजामंडल पढ़ लिया आपकी, एक तो पढ़ा है मारवाड़ प्रजामंडल और दूसरा हमने बीकानेर प्रजामंडल। तीसरा धौलपुर प्रजामंडल, छोटा सा प्रजामंडल है। 2-3 बातें आपको बस याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना। आइए हम बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल में क्या क्या याद रखना है। सीधी सी बात है, मैंने कहा सबसे पहले कोई भी आपके वो बनेगा तो उसमें क्या आएगी, जन जागृति। तो इस धौलपुर प्रजामंडल में जन जागृति लाने का श्रेय किसको जाता है, तो एक व्यक्ति थे यमुना प्रसाद। अब यमुना प्रसाद ने ऐसा क्या किया, उसकी वजह से यहाँ पर क्या आई थी, आपकी जन जागृति आई थी। उन यमुना प्रसाद ने जन जागृति के लिए यहाँ पर एक सभा का गठन किया था जिसे कहा जाता है आचार प्रचारिणी सभा। इसमें यमुना प्रसाद के साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए थे। यहाँ पर कुछ लोग और भी जुड़े हुए थे जिनमें नाम आता है, आपने नाम सुना होगा, श्रद्धानंद जी। इन्होंने तो सिर्फ आचार्य प्रचारिणी सभा का गठन किया था, लेकिन उन्होंने जन जागृति फैलाने का काम भी कर दिया। क्या आप इधर आओ रे, कहीं भी लोग बैठे रहते थे उनको कहते थे आचार्य प्रचारिणी सभा में आओ, इसकी शुरुआत करते हैं। और उसके साथ साथ उनके द्वारा भी एक व्यक्ति और होते हैं जिनका नाम होता है श्रद्धानंद, और उनके द्वारा एक सभा का और गठन किया जाता है जिसका नाम होता है आर्य समाज। आचार्य प्रचारिणी सभा और आर्य समाज, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर जन जागृति लाई जाती है। तीसरा एक और सभा होती है जिसको कहा जाता है नगर
प्रचारिणी सभा। कौन सी सभा थी आपके? तो आपके नगर प्रचारिणी सभा थी। और नगर प्रचारिणी सभा की जो स्थापना होती है वो होती है आपके 1934 में। कब होती है? आपके 1934 में। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? तो ध्यान रखना, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और दूसरे नाम आपने सुना होगा जवाहरीलाल इंदु। ये हैं आपके नगर प्रचारिणी सभा 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरीलाल इंदु के द्वारा इसका क्या किया जाता है? गठन। इसके बाद ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों पर रोक लगा दी जाती है। उसकी वजह से धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। और स्थापना कब होती है? 1936 में होती है। इसके संस्थापक कौन होते हैं? तो ध्यान रखना, कृष्णदत्त पालीवाल होते हैं। और एक कृष्णदत्त पालीवाल के साथ सदस्य के रूप में दोनों कौन होते हैं? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरीलाल इंदु होते हैं। और इनका जो मुख्यालय बनाया जाता है वो बनाया जाता है तसीमो। किसको बनाया जाता है? तसीमो। और तसीमो कहां पर पड़ता है? धौलपुर में। ध्यान रखना, यहाँ पर इस तसीमो से एक हत्याकांड है जिसे कहा जाता है, कौन सा हत्याकांड? तसीमो हत्याकांड। और तसीमो में क्या हो रखा है? एक किसानों की सभा चल रही है, किसान आ रखे हैं, उनकी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। उस समस्याओं के दौरान 11 अप्रैल 1947 को ये सभा चल रही है किसानों की। और इस किसानों की सभा पर क्या कर दी जाती है? गोलीबारी। और गोलीबारी में 2 किसान शहीद हो जाते हैं जिनका नाम होता है छत्तर सिंह और पंचम सिंह। बस आपसे यहाँ पर धौलपुर प्रजामंडल से कुछ बातें याद नहीं रखनी। मुख्य रूप से सीधा सीधा मैंने बताया है क्योंकि ये फैक्ट है। फैक्ट के अलावा यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं आता। जन जागृति लाने का काम यमुना प्रसाद ने किया था। यहाँ पर नगर प्रचारिणी सभा थी जिसका गठन ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरीलाल इंदु ने किया था। फिर 1937 में इसका पुनर्गठन हो जाता है, कृष्णदत्त पालीवाल करते हैं, मुख्यालय तसीमो बनाते हैं। और तसीमो हत्याकांड हमने पढ़ रखा है। तसीमो हत्याकांड 11 अप्रैल 1947 को होता है। किसानों की सभा होती है और वहां पर गोलीबारी में छत्तर सिंह और पंचम सिंह दोनों मारे जाते हैं। इस प्रकार हमने सारे क्या पढ़ लिए भाई? प्रजामंडल पढ़ लिया। मैं 5 मिनट में इस सारी चीजों का क्या करवाता हूँ, एक बार ब्रीफ रिवीजन करवाता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या नहीं पढ़ा। सबसे पहले जो हमने बात की थी वो की थी मारवाड़ प्रजामंडल को लेकर। मारवाड़ प्रजामंडल, और मारवाड़ प्रजामंडल में जन जागृति लाने का काम डॉक्टर जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया। जयनारायण व्यास ने सबसे पहला यहाँ पर एक चीज होती है, जो सुखदेव सिंह होते हैं, उमेश सिंह के काल में सुखदेव सिंह जो प्रशासक होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं? क्रूर व्यवहार करते हैं। उस क्रूर व्यवहार के कारण 1921 में मारवाड़ी हितकारी सभा के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। दूसरा तोल आंदोलन चलता है 1919 में। तोल कम, वजन को कम किया जाता है लेकिन रेट वो की वही रहती है, उस वजह से तोल आंदोलन होता है। तोल आंदोलन का जो विरोध किया जाता है वो मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा किया जाता है, जिसका गठन 1920 में किसने किया था? जयनारायण व्यास। मारवाड़ हितकारी सभा के द्वारा जो पशु मादा पशु के निकासी पर प्रतिबंध था उसको हटाने की वजह से वहां पर आंदोलन किया जाता है, वो मारवाड़ हितकारी सभा को। इसके बाद इसके द्वारा मारवाड़ जो आपके देशी राज्य लोक परिषद है उसका गठन किया जाता है जयनारायण व्यास के द्वारा। और कब किया जाता है? तो हमने कहा 1929 में। जो अधिवेशन है वो 1931 में बुलाया जाता है। 24 नवंबर 25 नवंबर को कहां पर? पुष्कर में। और पुष्कर में इसकी अध्यक्षता करते हैं चांदमल सोराना। वहां पर आते हैं कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर। इसके साथ साथ 1931 में आपके एक स्थापना की जाती है मारवाड़ यूथ लीग की। इसकी स्थापना डॉक्टर जयनारायण व्यास करते हैं और इसके सदस्य एक बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बोल सकते हो, मंत्री बोल सकते हो, छगनलाल चौपासी वाला। वो क्या करते हैं? 26 जनवरी 1932 वो क्या करते हैं? वहां पर झंडा फहरा देते हैं। और झंडा फहराने की वजह से इन सारे जितने भी आपके संस्था पढ़ रखी है उस पर क्या लग जाती है? रोक। और रोक लगने की वजह से हमारे द्वारा 1934 में प्रजामंडल का गठन किया जाता है, जिसको कहा जाता है आपका कौन सा प्रजामंडल? जोधपुर प्रजामंडल। इसका अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। संस्थापक वो हो गए, अध्यक्ष इनको बनाया जाता है अभयमल जैन और अश्लेषर प्रसाद, ये दोनों होते हैं। अश्लेषर प्रसाद के द्वारा यहाँ से एक पत्रिका निकाली जाती है, प्रजा सेवक समाचार पत्रिका। इसके बाद 1936 में लोक परिषद का अधिवेशन होता है, कराची में होता है। वहां पर ये महामंत्री के तौर पर जाते हैं, यहाँ की समस्याओं के बारे में बताते हैं। फिर 1936 में जब वापस आते हैं तो 2 दिवस बनाए जाते हैं, एक शिक्षा दिवस बनाया जाता है और दूसरा आपका कृष्णा दिवस बनाया जाता है। 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस बनाया जाता है। 20 वर्दी में कमी को लाने के लिए कृष्णा दिवस, कृष्णा नाम की महिला का वो अपहरण कर लिया गया था, उसकी वजह से। फिर हम बात करते हैं 1938 में, इस पर रोक लगती है। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन करते हैं, लेकिन इस बार खुद नहीं करते हैं, रणछोड़ दास पिटानी से करवाते हैं। और कब करवाते हैं? तो 16 मई 1939 को करवाते हैं। फिर यहाँ से
अभिमल जैन नाम के व्यक्ति होते हैं, इनके सदस्य बनते हैं। वो यहाँ पर एक पत्रिका निकालते हैं, मारवाड़ लोक परिषद क्या है। इसके द्वारा गरीबों की बौखलाहट निकाली जाती है, गरीबों की जो आवाज निकाली जाती है वो निकाली जाती है गणेश लाल उस्ताद के द्वारा। फिर 1940 में इस पर भी रोक लग जाती है, लेकिन 1940 में फिर से समझौता हो जाता है जून में। फिर 1940 के बाद हमने बात की थी, 1940 में अधिवेशन होता है अखिल देशी राज्य लोक परिषद का। उसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके साथ जाते हैं जैनर अपनी समस्याएं बताते हैं, तो द्वारकानाथ कासरू को भेजा जाता है। वो मारवाड़ की पूरी स्थिति बताते हैं, दमघोटू वातावरण बताते हैं, और दमघोटू वातावरण बताने की वजह से वहाँ पे स्थिति सुधरती है। तो फिर चुनाव होते हैं 1941 में। हमने कहा था कि चुनाव में आपके कौन जीतते हैं, डॉक्टर जयनारायण व्यास। नगर पालिका के चुनाव में मतलब राजनीतिक प्रजामंडल राजनीतिक रूप से शुरू हो चुका था, इस कारण से राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल कहा जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इनको जयनारायण व्यास और अन्य क्रांतिकारियों को कैद कर लिया गया था, और जो जयनारायण व्यास थे उनको सिवाना दुर्ग में किया गया था। बाकी अन्य जो जितने भी व्यक्ति थे उनको जालोर दुर्ग में अभी कैद किया गया था। बाल मुकुंद मिश्रा को कैद किया जाता है, लेकिन वो वहाँ पर हो रहे अत्याचारों के ऊपर क्या करते हैं, अत्याचारों हो रहे हैं तो उसका विरोध करते हैं, 65 दिन की भूख हड़ताल करते हैं। आखिर में 16 जून 1942 को उनको मृत्यु हो जाती है, जिसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। इधर 26 जुलाई 1942 को हमने क्या बनाया था, जोधपुर सत्याग्रह दिवस बनाया था। फिर 44 में चुनाव होते हैं, द्वारका पार्षद पुरोहित बनते हैं। विधानसभा विरोधी आंदोलन होता है 1947 में, और इसमें विरोधी आंदोलन में होता क्या है, एक्चुअल में हनुमान सिंह मान जाते हैं, और हनुमान सिंह यहाँ पर क्या कर देते हैं, उत्तर प्रदेश शासन की स्थापना कर देते हैं, एक मंत्रिमंडल बना देते हैं, और 30 मार्च 1949 को हमारा विलय हो जाता है। बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं, तो बीकानेर प्रजामंडल में गाने का स्वामी गोपाल दास, दो बनाई गई थी। हितकारिणी सभा चूरू में बनाई गई थी, 1907 में बनाई गई थी। दो कन्या विद्यालय और आपकी कौन सी पाठशाला, कबीर पाठशाला खोली गई थी। 1931 में वकील मुक्ता प्रसाद ने इसका विरोध विदेशी कपड़ों की खोली जलाकर इसका विरोध किया था। इसके बाद हम बात करते हैं 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराया गया था। कहाँ पर, धर्म स्तूप पर फहराया गया था, जो चूरू का सर्वोच्च शिखर है उस पर फहराने की वजह से इनमें 2-3 व्यक्ति थे, जिनमें एक गोपाल दास थे, एक आपके चंद्रमल बेड़ थे, कन्हैयालाल ढूंढ थे, है ना। फिर यहाँ पर नारा भी दिया गया था, खरो रिपया चांदी रो, राज महात्मा गांधी रो। इसका विरोध गंगा सिंह होता है, गंगा सिंह इस पर सारे प्रकार की रोक लगा देता है। इस कारण बीकानेर भ्रूण हत्या वाला प्रजामंडल कहा जाता है। द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेता है, दिग्दर्शन पत्रिकाओं के माध्यम से सारी व्यवस्था बता दी जाती है, और ये वहां से भाग जाते हैं, वहां से आ जाते हैं बीकानेर। और बीकानेर आने के बाद 1942 में क्या करते हैं, तो 1932 में ये बीकानेर सुरक्षा कानून लाते हैं। उसके तहत नए वकील रोल टैक्स की संज्ञा दी जाती है, नए वकील ने अपील ने दली की संज्ञा दी जाती है, और इसके तहत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यहाँ से लोग चले जाते हैं। और 1936 में आपकी किसकी स्थापना कर देते हैं, 4 अक्टूबर 1936 को मगर अम्बेडकर कलकत्ता जाकर इसकी स्थापना कर देते हैं, और यहाँ से बीकानेर की थोती बोती नाम की निकालते हैं। फिर बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है, वकील होते हैं रघु दयाल के द्वारा। कब की जाती है, तो हम पढ़ते हैं कि आपके 28 जुलाई 1942 को की जाती हैं। फिर उनके द्वारा अधिवेशन होता है 30 जून 1 जुलाई को रायसिंह नगर में, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से व्यवस्था सुधर जाती है। और आखिर में हम शार्दुल सिंह एक तिरंगा जुलूस रैली निकलती है 17 जुलाई 1946 को, उसमें बीरबल शहीद होता है, उसकी वजह से बीरबल दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ की स्थिति ठीक हो जाती है, और शहीद बना आपके शार्दुल सिंह के द्वारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन स्थापित कर दिया जाता है। तीसरा हमने पढ़ा था वो धौलपुर प्रजामंडल यमुना प्रसाद के द्वारा आचार्य प्रचारिणी सभा का आर्य समाज की स्थापना करने वाले यहाँ पर एक व्यक्ति और थे, जिनका नाम था सदानंद जी। सदानंद जी यहाँ पर आर्य समाज के माध्यम से करते हैं। नगर प्रचारिणी सभा का ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और आपके जवाहरीलाल नेहरू करते हैं। आखिर में ये पुनर्गठन कर देते हैं। ये इसका मुख्यालय तहसील में बनाया जाता है। 11 अप्रैल 1947 को गठन हो जाता है। तहसील धौलपुर में पड़ता है। यहाँ पर किसानों की सभा चल रही होती है, उस पर गोलीबारी चल जाती है, उसकी वजह से छतर सिंह और पंचम सिंह शहीद हो जाते हैं। आज मैंने आपको तीनों लोकमंडल बताए। कल हम पांचों जो 1938 में जितने भी गठन हो रखे हैं पांचों एक साथ पढ़ेंगे, और लास्ट में पांचों एक साथ में पढ़ेंगे, तो हमारा लगभग 5 वीडियो के अंतर्गत या 5 घंटे के अंतर्गत ये प्रजामंडल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सारी चीजें मैंने डिटेल से बताई है, सिर्फ प्रजामंडलों को नहीं बताया है, इसके साथ इतिहास की कहानियों को भी बताया है, क्या जुड़ी हुई है, वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी बताया। प्रजामंडल से ज्यादातर क्वेश्चन मैंने बता दिया था, 70% जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके संस्थापक और गठन से आते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी जो आपको पढ़ाने की शैली है कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि प्रतिक्रिया देने से मेरा हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो मैं आने वाले सभी दिनों में आपके लिए बेटर कर सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।